आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर ये मैथमेटिक्स आखिर काम क्या आता है, किस जगह हमें उपयोग में आता है। तो यहाँ पर हम निर्देशांक ज्यामिति को दैनिक जीवन से जोड़कर ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है निर्देशांक, क्या होती है ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति दोनों को मिलाकर यह चैप्टर बनाया गया है जो कि आपका प्योर हिंदी माध्यम में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ गोले लगाए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोकेशन क्या होती है। जैसे पृथ्वी पर आप सभी इंटरनेट के ज़माने में हैं, इस समय 4G 5G यूज़ कर रहे हैं और सभी को लोकेशन ट्रेस करना आता भी है। तो लोकेशन के अंदर एक वर्ड होता है जीपीएस और जीपीएस से संबंध होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का। तो ये दोनों पृथ्वी की रेखाएं, एक आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, ये दोनों रेखाएं मिलकर एक स्थिति जहां पर हम देखना चाहते हैं, कोई भी स्थान जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां की भी एक प्रॉपर लोकेशन दी गई है। तो वह लोकेशन आपकी खड़ी रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर, इन दोनों को मिलाकर आपकी लोकेशन बनाई जाती है। और वही लोकेशन का यूज यहाँ पर है, या ये कहिए कि इसी अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी मौजूद है। तो हम बिल्कुल छोटे से उदाहरण से समझते हैं, समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको कि क्या निर्देशांक होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से यदि समझेंगे तो हमें प्रॉपर वह बात समझ में आ जाएगी और चैप्टर बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 5, 5, 5, 5 और 5 25 गोले रखे हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक गोले को यहाँ पर येलो कलर से बना दिया गया है। तो येलो कलर से बना दिया गया है। अगर हम आपसे कहें कि यह आपकी क्लास है और इस क्लास में ये जो बच्चा बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होके इसके लोकेशन को दिखाएगा, तो कैसे दिखाएगा? इसके दो तरीके हो सकते हैं कि वह कह सकता है कि पहली आपकी जो सामने की फ्रंट की टेबल है उससे पीछे वाली और उससे पीछे वाली, मतलब यहां से फ्रंट से चौथे नंबर के टेबल पर और इस तरफ राइट साइड से तीसरी पोजीशन पर जो व्यक्ति बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यह तो हुई जनरल भाषा में समझने की बात। अब हम इसे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर समझते हैं कि यह क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो वर्ड इसके मेन होते हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं, भुज और कोटि। या आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष है जो कि एक ग्राफ की पोजीशन में बनाया गया है। हम इसी के ऊपर इसे क्लियर करेंगे। भुज, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है और बस यहीं से स्टार्टिंग है और यहीं पर चैप्टर का एंड भी है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से मतलब ये जो आपका अक्ष है ये वाई अक्ष है और इस वाई अक्ष से जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी वह सारी डिस्टेंस आपकी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगी। तो वाई एक्सिस से बड़ा ही सिंपल है, वाई एक्सिस ये रहा आपका, वाई एक्सिस से इस तरफ या वाई एक्सिस से इस तरफ, आप वाई एक्सिस से इस तरफ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए या वाई एक्सिस से इस तरफ आ जाइए। हम सारे डिस्टेंस को एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं। तब हम इन नापी गई डिस्टेंस को कहेंगे एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएंगे या भुज कहेंगे। इसके विपरीत एक और वर्ड है कोटि, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। अब यहां पर एक्स अक्ष से दूरी मतलब आप एक्स के या तो इस तरफ चलिए या फिर इस तरफ चलिए, दोनों ही स्थिति में एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस होगी वह कहलाएगी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगी।
ठीक है। तो एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी, देखी जाएगी, उसे हम कोटि कहेंगे। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको जोर देकर बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें 3 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो एक एक नंबर में ये छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती है और इन्हें ही हमें ध्यान में रखना भी है। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन कौन सा आएगा वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो यह तो हुई आपकी कोटि और भुज। अब इस कोटि और भुज को इसके ऊपर समझते हैं कि इनका क्या रोल होता है, इसे देखा कैसे जाता है। अब यहां पर यह हुआ आपका एक्स एक्सिस, यह हुआ आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने पढ़ा अभी कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, यह आपका वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष से दूरी जो रहेगी वह कहलाएगी एक्स निर्देशांक। यदि हम इस पोजीशन को, ये जो येलो कलर से दिख रही है, इस पोजीशन को देखें तो यह एक्स अक्ष से, यह आपका एक्स वाई अक्ष है और यह आपका एक्स अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष से यह कितने डिस्टेंस रखता है और वाई अक्ष से कितने डिस्टेंस रखता है। तो यहाँ पर वाई अक्ष से यह तीसरी पोजीशन पर है। तो वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। यदि हमें एक्स निर्देशांक लिखना हो तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो यह तीसरी पोजीशन पर है और हम इस तरफ चलें तो यह चौथी पोजीशन पर है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर जो डिस्टेंस 0 से तय कर रहे हैं उसे हम कोटि और भुज कहेंगे। तो कोटि किसे कहेंगे? जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो यहां से हम यहां पर गए मतलब ये आपकी तीसरी पोजीशन हो गई, तो इसे हम कहेंगे एक्स, ठीक है। और यहां पर हमारी पोजीशन हो गई 4, 1 2 3 4, तो यह हो गई 4। तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स और वाई के रूप में। तो पहले हम एक्स लिखते हैं और फिर हम वाई लिखते हैं और इसे ही हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक मतलब निर्देश क्या प्राप्त हुए? निर्देश ये प्राप्त हुए कि एक्स एक्सिस पर हम 3 चले और वाई एक्सिस के ऊपर हम 4 चले। तो यहाँ पर 1 2 और 3 और ये 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के ऊपर हम 4 चले। तो यहाँ पर हम कोटि किसे कहेंगे? हम कोटि कहेंगे, भुज कहेंगे 3 को। भुज हमारी यहाँ पर 3 है और कोटि हमारी यहाँ पर 4 है। तो यह बेसिकली मीनिंग होता है भुज और कोटि का। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम यदि आ जाता है और इस डायग्राम में कह दिया जाए कि ऐसा डॉट करके कि यहाँ पर इसकी कोटि क्या है और यहाँ पर इसकी भुज क्या है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये तीसरी पोजीशन पर है और हम ये समझ चुके हैं कि वाई अक्ष से डिस्टेंस, तो वाई अक्ष से इसकी पोजीशन तीसरी है, इसलिए इसकी भुज 3 होगी। और एक्स एक्सिस से यह डिस्टेंस 4 है, इसलिए इसकी कोटि 4 होगी। और इसे लिखने का तरीका होता है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वह 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो यह बेसिकली मीनिंग होता है निर्देशांक का और इसे ही हम ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाते भी हैं। और ग्राफ पेपर को आप प्रश्नावली आपकी 2.1, 2.2, उसके बाद 3.1, 3.2 इन दोनों के अंदर सीख कर आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 जगह आपका 3 एक्सरसाइज में ग्राफ पेपर यूज होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप मीनिंग समझ गए होंगे कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। बड़ा ही आसान है भुज और कोटि। चलिए इसके बाद अगला वर्ड आता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र बना है, यह आपका एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस को यदि हम दर्शाते हैं, यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के ऊपर आप जब भी चलेंगे आपको कहाँ चलना है? एक्स अक्ष के ऊपर ही चलना है, इसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे। यदि इस ट्रैक के ऊपर कोई भी पॉइंट है,
यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो जिस भी पॉइंट की हम बात करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू रहेगी, एक्स की कोई वैल्यू रहेगी। मान लीजिए हम इसे 1-1 सेंटीमीटर पर बना रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लिखेंगे इस प्रकार के पॉइंट को तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हम y की कोई वैल्यू हुई नहीं ले रहे हैं। ये हमारा जो बेसिकली पॉइंट होता ओरिजिन, और इसे हम कहते हैं 0 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से x तो इस तरफ बढ़ गया, लेकिन y की वैल्यू 0 से आगे नहीं बढ़ी है। y की वैल्यू कब बढ़ती 0 से आगे? तब जब हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते। हम x एक्सिस के ऊपर ही चल रहे हैं तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है, कुछ मान आ रहा है, लेकिन y का मान 0 ही यहाँ पर चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम 1 से 0 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि आप y एक्सिस के ऊपर किसी भी बिंदु को ले लीजिए, आप किसी भी बिंदु को ले लीजिए y एक्सिस के ऊपर, इस बिंदु को ले लीजिए, तो यहाँ पर y की तो कोई वैल्यू होगी और x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि ये वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर यदि चलते हैं और वहां पर किसी पॉइंट की बात आ जाती है तो वहां पर आपको ज्यादा सोचना ना पड़े और सीधे सीधे आप उसमें, यदि आप एक्स अक्ष के ऊपर चल रहे हैं तो एक्स की कोई वैल्यू है और वाई वहां पर 0 है, और y अक्ष के ऊपर यदि चल रहे हैं तो y की कोई वैल्यू है और x 0 है। तो यह हमारा निर्देशांक लिखने का एक तरीका होता है, और निर्देशांक में सबसे पहले x को लिखा जाता है और उसके बाद y को लिखा जाता है। तो इसके ऊपर x की कोई वैल्यू रहेगी, इसलिए हमने इसे x और y को 0 लिखा, और y के ऊपर जब हम चलेंगे तो y की कोई वैल्यू रहेगी और x हमारा 0 होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं या चतुर्थांश क्या होते हैं। यह भी आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगा। हमने यहाँ पर 2 बातें की है, एक बातें उधर स्टार्टिंग में कोटि और भुज की बातें सीखी, उसके बाद आपकी x0 और y0 की बात सीखी, वह भी आपका 1 नंबर है, और यहाँ से भी आपको 1 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए कैसे, तो यहाँ पर वर्ड है हमारा चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होते हैं? चतुर का मतलब होता है, चतुर्थ मतलब 4, जिसके अंदर 4 अंश हो। मतलब इस ग्राफ पेपर पर इस जो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर हम खींचते हैं, इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग हमारा यह होता है, सेकंड भाग हमारा यह होता है, थर्ड भाग हमारा यह होता है, और फोर्थ भाग हमारा यह होता है। अब आप देखिए, पहले फर्स्ट चतुर्थांश हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। यह डेफिनेट याद रखना है कि पहला यहाँ से, उसके साइड में दूसरा और तीसरा और चौथा। आप पहला इसे दूसरा इसे नहीं कर सकते, पहला यही रहेगा, दूसरा तीसरा और चौथा। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन जितनी आवश्यकता 10th में है उतना हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश के अंदर क्या क्या होता है? x की जो वैल्यू होती है वह प्लस में होती है और y भी यहाँ पर प्लस में होता है। x और y दोनों की वैल्यू, दोनों के मान फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर प्लस में ही होते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 और 5 ये कोई पॉइंट P है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है, आपसे ऐसा कह दिया जाए कि किस चतुर्थांश, ठीक है, में है, आपसे ऐसा कह दिया जाए और ऑप्शन आपको आ जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको चारों में से एक आंसर देना है। ये आंसर ही है कि पहला चतुर्थांश में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 2 भी हमारा प्लस में है और 5 भी हमारा प्लस में है, मतलब x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। तो यह सीधे सीधे हमारा फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा।
ठीक है। यह जो P पॉइंट है यह आपका फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। अभी हमने यह नहीं बताया है कि यह कहाँ होगा, यह आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि यह कहाँ होगा। तो 2 लाइन जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए कि ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर हम इसे ऐसा देख सकते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड चतुर्थांश। सेकंड के अंदर हमारा x जो है, x यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो x हमारा माइनस में है और y हमारा प्लस में है। तो आपके सेकंड चतुर्थांश के अंदर x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। इसी प्रकार से यदि थर्ड को देखें तो थर्ड के अंदर आपका x माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। और चौथे के अंदर x आपका प्लस में होता है और y आपका माइनस में होता है। तो यहाँ पर दोनों प्लस थे, यहाँ पर दोनों माइनस है। यहाँ x माइनस था, यहाँ y माइनस है, यहाँ y प्लस था, यहाँ y माइनस है, और यहाँ x माइनस था और यहाँ x प्लस है। तो ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट किसी ना किसी प्रकार से टकरा ही जाएगा कि कोई पॉइंट है और यह पॉइंट की लोकेशन किस चतुर्थांश के अंदर मिलेगी और उस पॉइंट को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा चतुर्थांश। 4 होते हैं और 4 इस प्रकार से होते हैं। दूरी सूत्र की यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका 7.1 के अंदर उपयोग किया जाना है। तो 7.1 में जो दूरी का सूत्र उपयोग किया जाएगा वह कैसे बनता है, उसकी बेसिक समझ क्या है। हम जनरली सूत्र याद करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूत्र और एक सूत्र उसके बेसिक से या कॉन्सेप्ट से उठाकर आपको एक क्वेश्चन बना दिया जो कि 1 नंबर का है मान लीजिए, तो उसमें आप उलझ जाएंगे। तो आपको आदत होना चाहिए कि थोड़ा बहुत हम सूत्र को भी समझ लें। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये समझते हैं, ये बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझना होगी आपको इसके लिए कि मान लीजिए यह डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ये A है, ये पॉइंट आपका B है और यह लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की है और इसके यहाँ पर एक पॉइंट है और जो एक पॉइंट यहाँ है और इसे हम कह देते हैं C और D, जो कि आपका 6 सेंटीमीटर की लाइन है। मतलब AB की जो वैल्यू है वह है 10 सेंटीमीटर और CD की जो वैल्यू है वह है आपकी 6 सेंटीमीटर। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये इसका इक्वल है और इसे ही C मान लेते हैं हम, तो AC की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, A से C की वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A से B की कुल वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। C से D, कोई C से D वाली वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए तो इतना कम हो जाएगा, तो बाकी का जो बचता है वह बचता है AC। तो AC को हम लिख सकते हैं AB में से यदि CD को घटा दिया जाए तो हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 10 - 6 तो कुल मिलाकर 4 सेंटीमीटर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। A से C का जो मान है वह आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बस इतनी छोटी सी बात को लेकर ही डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है, दूरी का सूत्र बनाया गया है। तो एक बात तो आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात है पाइथागोरस थ्योरम। आप इसे भी सीख लीजिए कि यह क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप अध्याय 6 के अंदर बहुत बेहतर इसे समझकर आ रहे हैं और कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में त्रिभुज के अंदर लागू होती है और त्रिभुज भी हमारा होना चाहिए समकोण बनाने वाला त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, अदरवाइज यह लागू नहीं होती है। तो जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण हो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके अनुसार मान लीजिए यह आपका A पॉइंट, यह आपका B और यह C है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसकी सबसे लंबी भुजा है AC।
कैसे पहचाना है कि लंबी भुजा है? उसकी सीधी सी पहचान है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंबी भुजा होती है, और उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है और सूत्र भी है कि समकोण के सामने वाली भुजा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन दो बातों को आप याद रखिए और जो बेसिक हमने पढ़ा हुआ उन सबको मिलाकर अब हम यहां पर दूरी का सूत्र बनाने वाले हैं। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। यहां से आपके पास जो ये चित्र दिख रहा है यह आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर बना हुआ है, सेम वैसा का वैसा ही, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। तो वह समझने का कार्य हम यहाँ पर करते हैं। हम इस चित्र को इस प्रकार से फिर से डिजाइन करते हैं कि यह चित्र बना कैसे है। मान लीजिए हमने लिखा दूरी का सूत्र। दूरी के सूत्र से अर्थ है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें पता करना है। मान लीजिए आपका एक पॉइंट यहाँ पर P है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर Q है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है और यहाँ पर यह आपका ग्राफ पेपर बन चुका है। अब यह मैंने बना दिया, ये एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष है, और तो ये हो गया ग्राफ। और लेकिन हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक, P कहाँ से प्राप्त हुआ ग्राफ पेपर के ऊपर? P प्राप्त करने के लिए हमें x और y के कोई मान दिए होंगे। तो x और y के हम मान लेते हैं यहाँ पर कि P का जो निर्देशांक है x1 और y1 है। ठीक है, इसी टाइप से Q के निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। अब हमें P और Q की वैल्यू, P और Q की डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले हम P से Q को मिला देते हैं। P से Q मिला दिया। अब एक चीज है कि मान लीजिए यह आपका P है, तो यह P के निर्देशांक x1 और y1, ये क्या है? मतलब यहां से जीरो से, इस जीरो से यह जो डिस्टेंस है यहां तक की डिस्टेंस, यह डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह है x1, और यहां से इसके इक्वल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह है y1। जीरो से यहां तक की डिस्टेंस y1 और जीरो से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब ये जो आपका पॉइंट है ये ऐसे कवर होता है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। चलिए इसके बाद ये पॉइंट की बात करते हैं कि P पॉइंट आपका यहां से, इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यहां से जो जीरो से ये डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी x2 है, क्योंकि इसका पहला x की वैल्यू, पहली वैल्यू आपकी x की होती है और यह आपको x2 दी गई है, और यहाँ पर सेकंड वैल्यू y2 दी है। मतलब हम इसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यह आपकी y2 है। ठीक है, ये y2 हो गई, ये x2 हो गई, ये x1, ये y1। ठीक, अब ये हमें पॉइंट मिल चुके हैं और इस पॉइंट के निर्देशांक भी हमने लिख लिए, x1 y1 x2 y2। अब हमें P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार इसके ऊपर लंब इसको डालेंगे, तो यहाँ पर लंबवत खींचने पर यह कोण आपका 90 डिग्री का हो गया। मतलब इस त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसे T पॉइंट नाम दे दिया, यह आपका P है, और इसको हमने R नाम दे दिया और इसे हमने S कह दिया है। इस प्रकार से अब हमारा यह चित्र और यह चित्र सेम हो चुका है। तो मैंने यह चित्र इस प्रकार से डिजाइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूरी का सूत्र बनाते हैं। P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है यह सीखते हैं। चलिए, अब हमें P और Q के बीच की दूरी निकालना है। यह आपका P और यह Q। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं त्रिभुज PQT के अंदर। त्रिभुज PQT लेते हैं, तो त्रिभुज PQT में PQT लिया। अब PQT लिया तो P
Q का स्क्वायर। हमने अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से सीखा था कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब पी क्यू का वर्ग इक्वल टू लिख सकते हैं पी टी का वर्ग प्लस क्यू टी का वर्ग, हमेशा इसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है, क्योंकि दूरी सूत्र में हम देख चुके हैं कि पी बिंदु और क्यू बिंदु के बीच की दूरी डिस्टेंस हमें निकालना है। चलिए, इसका तो मान हमें निकालना है। अब बात आती है पीटी स्क्वायर की, तो पीटी का मान तो हमें रखना ही होगा। तो पीटी का मान कहाँ से लेकर आएंगे? पीटी का मान यहीं पर है। हम यह डिस्टेंस देखते हैं तो x2 है, और यह डिस्टेंस देखते हैं तो x1, तो बाकी की जो डिस्टेंस यह बचती है इतनी, यह डिस्टेंस क्या होगी? इस x2 दूरी में से यदि x1 दूरी को घटा दिया जाए, मतलब एक डिस्टेंस आपकी यह है x2 और यह डिस्टेंस आपकी है x1, तो आपकी जो शेष बची हुई डिस्टेंस यह वाली है, तो यह कितनी होगी? तो यह डिस्टेंस आपकी होगी x2 माइनस x1, क्योंकि आपने x2 दूरी में से x1 को घटा दिया, तो यह वाली डिस्टेंस जो अभी मैं मोटी अंडरलाइन की है यह आपको मिल जाएगी। यह पूरी दूरी आपकी x2 थी, ये इतनी x1 है, तो यह कितनी बच गई? x2 में से x1 को घटाया तो यह डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं पीटी को x2 माइनस x1, तो यह डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। किसकी वैल्यू है ये? पीटी की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या निकाल ली है? x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसे हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, दूसरा बिंदु देखते हैं, इसका पॉइंट QT। अब Q2 की डिस्टेंस भी हमें नहीं दी गई है, लेकिन हमें ज्ञात तो करना है। तो ज्ञात कैसे करना है? हम QS में से क्या करते हैं? हम QS में से यदि ST को घटा दिया जाए, ठीक है, QS के अंदर यदि ST को घटा दिया जाए तो हमारे पास बच जाएगा QT, जो कि हमें चाहिए। देखते हैं QS की वैल्यू है कि हमारे पास Q से S की वैल्यू हमारे पास, यदि तुलना करें इसके y2, ये जो पॉइंट दिया x2 y2, y का जो निर्देशांक दिया है x2 y2, उसमें y2 डिस्टेंस यह वाली है, तो कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं y2 और माइनस S से T की कोई डिस्टेंस हमारे पास नहीं दी गई है, लेकिन इसकी तुलना यदि PR से कर दें तो यह इसके बराबर है। P से R और T से S आपस में बराबर है। क्या क्या बराबर है? P से R, यहाँ पर लिख देते हैं P से R, और S से T, ये दोनों इक्वल है। लेकिन P से R की जो वैल्यू है वह दी गई है y1, तो इस हिसाब से P से R की वैल्यू यदि y1 है तो यह हो गई आपकी ST के बराबर। तो ST की वैल्यू है y1, तो इस हिसाब से यह हो गई आपकी Q2 की वैल्यू। तो हम लिख देते हैं QT इक्वल टू y2 माइनस y1, तो QT इक्वल टू y2 माइनस y1। तो इस प्रकार से यह दो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। अब इसे हम सीधे सीधे फार्मूले के अंदर फिट कर देते हैं। PT की वैल्यू है x2 माइनस x1 प्लस QT की वैल्यू है y2 माइनस y1, और यहाँ चल रहा है हमारा PQ स्क्वायर, तो PQ बराबर, अब स्क्वायर जब इस तरफ आता है इक्वल के, तब वह अंडर रूट के फॉर्म में हो जाता है, अंडर रूट के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और यह अंडर रूट आपका, और यह इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसका PT का स्क्वायर था, और यह भी स्क्वायर था, और यह भी स्क्वायर है। ठीक है, यह आपका कंप्लीट एक फार्मूला बन चुका है, और इसे ही हम दूरी का सूत्र भी कहते हैं। इसे ही हम दूरी का सूत्र कहते हैं। तो थोड़ी बहुत हमें बेसिक समझ होना चाहिए। तो यह तो हुआ आपका एक सूत्र। दूसरा सूत्र पूछा जाता है कि यदि आपका कोई पॉइंट दिया हो और उसको आप केंद्र से नापें, तब क्या सूत्र बनेगा? मतलब यह है कि यहां पर P और Q
के बीच की डिस्टेंस हमने पता की, जिसके अंदर P जो था वह था x1 y1 और Q जो था वह था x2 y2। इसी प्रकार से यदि हम P की जगह 0 0 रख दें और Q की जगह x और y रख दें, तब क्या होगा? P के जो निर्देशांक है वह 0 0, मतलब आपका जो P है वह कहाँ होगा? हम इसके ऊपर देख लेते हैं। आपका P पॉइंट यहाँ होगा और इसके निर्देशांक यहाँ पर 0 0 होंगे, और आपका Q पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा जिसके निर्देशांक x2 और y2 होंगे। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसका भी एक सूत्र आपको दिया गया है, और वह सूत्र किस प्रकार से काम करेगा हम देखते हैं। तो हमारा दूरी का सूत्र यह है। इसके अंदर हमने बेसिकली क्या सीखा, अब आप इसे समझ लीजिए। बेसिकली ये सीखा कि यह आपका P था और यह Q था। सूत्र के अंदर x2 माइनस x1 दूसरे निर्देशांक, आप इसे भी दूसरा मान सकते हैं और इसे भी दूसरा मान सकते हैं, किसी को किसी के अंदर से घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x2 माइनस x1 किया और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 किया और उसका होल स्क्वायर किया। उसी फार्मूले के हिसाब से हम PQ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो PQ की वैल्यू आएगी, तो x यहाँ पर x है और ओनली y है, यहाँ पर 2 छोड़ दीजिए, x और y है। ये इसे आप x और y लिख लीजिए, ये आपकी x और ये y। तो यहाँ पर हम x माइनस 0 लिख लेते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी का जो सूत्र है, इस पे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, वह होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि यहीं से निकल कर आया है। तो यहाँ पर हमारा एक वैल्यू तो x और y है, और दूसरे पॉइंट की जो वैल्यू है वह 0 0 है, दूसरे पॉइंट के निर्देशांक 0 0 है। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, तो यह फार्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से आप दूरी सूत्र को निर्मित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको इसकी बेसिक समझ होना भी चाहिए। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम फिर से एक बार आपको वर्ड रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है भुज, हमने सीखी है कोटि, हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा है, हमने x निर्देशांक x अक्ष के ऊपर किस प्रकार से उसके निर्देशांक लिखे जाते हैं, y अक्ष के ऊपर किस प्रकार से उसके निर्देशांक देखे जाते हैं और लिखे जाते हैं, और बीच में कहीं यदि निर्देशांक हो तो वो किस चतुर्थांश के अंदर आएंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, और दूरी का सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, और मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु की दूरी का सूत्र किस प्रकार से निर्मित किया जाता है और वह सूत्र क्या होता है। इतनी बातें हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 7.1 को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक शेयर तो बनता है, क्योंकि वीडियो में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मैथमेटिक्स का कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा खुश होने का हमें भी मौका आप दें। थैंक यू वेरी मच।